हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। सो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो है इकोनॉमी का टॉपिक आरबीआई, जिससे हर साल हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आरबीआई जो कि देश का केंद्रीय बैंक है और यह देश में मौद्रिक नीति का निर्माण करता है। जैसा कि हम लोग पहले ही जानते हैं कि बैंकों के बाप की जो संज्ञा होती है उसे आरबीआई को दिया जाता है। तो बैंकों के माँ की उपमा किस बैंक को दिया जाएगा? तो बैंक, इसका आंसर होगा बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो अब अगर हम आरबीआई की स्थापना की बात करते हैं तो आरबीआई की स्थापना से संबंधित भारत में सबसे पहले 1914 ईस्वी में चैम्बरलिन समिति का गठन किया गया। बाद में 1920 में सबसे महत्वपूर्ण कमेटी हिल्टन यंग कमीशन या फिर जिसको रॉयल कमीशन भी कहते हैं उसका गठन हुआ और इसी के सिफारिश पर 1930 में केंद्रीय बैंक जांच समिति का गठन हुआ, जिस कारण 1934 में आरबीआई अधिनियम पास हुआ। आरबीआई एक्ट कब पास हुआ फ्रेंड्स? 1934 में, क्योंकि 1926 में जब हिल्टन यंग कमीशन या फिर रॉयल कमीशन का गठन हुआ तो इसी के सिफारिश पर 1930 ईस्वी में केंद्रीय बैंक जांच समिति का गठन हुआ, जिसके द्वारा 1934 ईस्वी में आरबीआई एक्ट 1934 पास हुआ। और आरबीआई का गठन इसी के तहत आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को किया गया। तो आरबीआई का गठन कब किया गया? 1 अप्रैल 1935 को। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसको सरकार का बैंक कहा जाता है क्योंकि सरकार अपने ऋणदान क्रम का आरबीआई को सरकार का बैंक कहा जाता है। आरबीआई को सरकार का बैंक क्यों कहा जाता है? क्योंकि सरकार अपने ऋणदान कार्य के क्रम के संचालन के लिए आरबीआई पर निर्भर होता है। आरबीआई का लेखांकन वर्ष की अगर हम आरबीआई के लेखांकन वर्ष की बात करें तो आरबीआई का लेखांकन वर्ष 1 जुलाई से लेकर 30 जून माना जाता है। लेखांकन वर्ष आरबीआई का कब होता है? 1 जुलाई से लेकर 30 जून माना जाता है। 1948 तक भारत के अलावा 2 अन्य देशों का भी केंद्रीय बैंक आरबीआई को कहा जाता था। वो देश थे पाकिस्तान और वर्मा, जो कि वर्मा है वर्तमान म्यांमार। आरबीआई के प्रथम गवर्नर जो थे वो थे ए.ओ. स्मिथ। और स्वतंत्र भारत के अगर हम आरबीआई में स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर की बात करें तो वो हैं सी.डी. देशमुख थे। और वर्तमान में जो है वो हैं शक्तिकांत दास, जो कि 25वें गवर्नर है। आरबीआई गवर्नर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगर हम गवर्नर की नियुक्ति की बात करें तो जो आरबीआई का गवर्नर होता है उसे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और वर्तमान में 3 वर्ष में बदले जा रहे हैं आरबीआई के गवर्नर। अगर हम संरचना की बात करें, आरबीआई के संरचना की बात करें तो इसमें निदेशक अधिकारी होते हैं जो कि 5 होते हैं। 1 गवर्नर होता है और 4 उप गवर्नर होते हैं जो कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और गैर निदेशक की अगर हम बात करें तो स्थानीय बोर्ड होता है 4, जो कि दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता और चेन्नई। और हर बोर्ड में 5 सदस्य होते हैं। मिला के कितने सदस्य हो जाते हैं? 20 सदस्य हो जाते हैं। और 10 जो होते हैं वो गवर्नर द्वारा नामित विशेषज्ञ होते हैं। अब हम आरबीआई के कार्य पे आते हैं। आरबीआई का जो मुख्य कार्य है, आरबीआई नोटों का निर्गमन करता है, लेकिन 1 रुपये का नोट व 1, 2 और 5 के सिक्के को छोड़कर सभी का निर्गमन जो करता है आरबीआई करता है। और लेकिन जो वितरण करता है वो सभी का करता है, सभी का वितरण करता आरबीआई होता है। 1 रुपये के नोट व छोटे सिक्कों जो 1 रुपये के नोट व जो छोटे सिक्के होते हैं वो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। सरकार 1 रुपये के नोट तथा छोटे सिक्के घाटे की वित्त व्यवस्था के लिए जारी करता है। घाटे की वित्त व्यवस्था, तो फ्रेंड्स हम घाटे की वित्त व्यवस्था को राजकोषीय नीति में डिटेल में देखेंगे। सभी नोट जो होते हैं उस पर आरबीआई गवर्नर का हस्ताक्षर होता है, लेकिन जो 1 रुपये का नोट होता है उस पर केंद्रीय वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। आरबीआई अधिकतम 10,000 तक के नोट को जारी कर सकता है। मैक्सिमम आरबीआई कितने तक के नोट जारी कर सकता है? 10,000 के नोट जारी कर सकता है। आरबीआई नोट जारी करने के लिए न्यूनतम रिजर्व प्रणाली का प्रयोग करता है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम का यूज करता है, जिसके अंतर्गत 1956 से आरबीआई को 200 करोड़ रुपए का रिजर्व रखना पड़ता है। कितने करोड़ का रिजर्व रखना पड़ता है?
1956 से आरबीआई को 200 करोड़ का रिजर्व रखना पड़ता है अनिवार्य रूप से। इन 200 करोड़ में 115 करोड़ जो होता है वो अनिवार्य रूप से सोने के रूप में होता है, और जो 85 करोड़ होता है वह सरकारी और विदेशी प्रतिभूति के रूप में रखता है। हाल ही में 2017 में 1 रुपये के नोट ने अपने 100 साल पूरे किए। ये क्वेश्चन बन सकता है। 2017 में 1 रुपये के नोट जो है वो उसने अपने 100 साल पूरे किए। अगर हम 1 रुपये के नोट की बात करते हैं तो यह सर्वप्रथम 1917 में जारी हुआ था। बाद में इसे 1996 में बंद कर दिया गया था और 2014 में इसे पुनः प्रारंभ किया गया था। पहले इसका, अगर 1 रुपये की नोट के कलर की हम बात करें तो पहले इसका कलर आसमानी होता था, अब हरा और गुलाबी है। भारत में जो सिक्के होते हैं वो टकसाल में बनाए जाते हैं। भारत में सिक्के कैसे बनाए जाते हैं? टकसाल में बनाए जाते हैं। भारत में 4 टकसाल हैं जो कि मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, नोएडा। मुंबई, भारत में टकसाल 4 जगह है, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, नोएडा। भारत में जो नोट छापे जाते हैं, नोट छपाई का कार्य जो होता है वो होता है नासिक, देवास, होशंगाबाद, शालबोनी, मैसूर। नासिक की बात करें तो वो महाराष्ट्र में है, देवास एमपी में है, होशंगाबाद एमपी में है, शालबोनी कोलकाता में है, मैसूर कर्नाटका में है। किंतु सरकारी प्रतिभूतियाँ जो होती हैं उनका जो मुद्रण होता है वो हैदराबाद में होता है। सरकारी प्रतिभूतियों का मुद्रण हैदराबाद में होता है। प्रतिभूतियों की बात हम वीडियो में आगे करेंगे। आरबीआई को सरकार का बैंक कहा जाता है। आरबीआई को क्या कहा जाता है? सरकार का बैंक कहा जाता है, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही आरबीआई से अल्पकालिक ऋण लेते हैं। केंद्र सरकार आरबीआई से ऋण लेने में गारंटी के रूप में जो प्रतिभूति जमा करती है उसे कोषपत्र या ट्रेजरी बिल कहा जाता है। ट्रेजरी बिल कहा जाता है। और राज्य सरकार जिस प्रतिभूति का प्रयोग करती है उसे राज्य सरकार की प्रतिभूति कहा जाता है। प्रतिभूति, अब हम प्रतिभूति को देखते हैं। प्रतिभूति क्या होता है? प्रतिभूति वह प्रपत्र होता है जो ऋण देने में गारंटी के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रतिभूति 2 प्रकार की होती है, सरकारी प्रतिभूति और निजी प्रतिभूति। सरकारी प्रतिभूति, सरकार द्वारा जो प्रतिभूति जारी की जाती है उसे सरकारी प्रतिभूति कहा जाता है। चूँकि सरकारी प्रतिभूति में सरकार की गारंटी होती है इसलिए इसमें जोखिम कम होता है। सरकारी प्रतिभूति में जोखिम कम होता है। प्रतिभूतियों का जो क्रय विक्रय होता है वो होता है गिल्ट एज्ड मार्केट में। जिस बाजार में सरकारी प्रतिभूति का क्रय विक्रय होता है उसे गिल्ट एज्ड मार्केट कहा जाता है। सरकारी प्रतिभूति भी 2 प्रकार की होती है, एक अल्पकालिक, एक दीर्घकालिक। हमने क्या देखा फ्रेंड्स? प्रतिभूति जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक सरकारी, एक निजी। अब सरकारी प्रतिभूति जो होती है वो भी 2 प्रकार की होती है, एक अल्पकालिक होती है, एक दीर्घकालिक होती है। तो अल्पकालिक प्रतिभूति का मतलब क्या होता है? अवधि 1 वर्ष से कम हो जिसको कोषपत्र या ट्रेजरी बिल कहा जाता है। यह 3 प्रकार से होता है, एक 91 दिन के लिए होता है, एक 182 दिन के लिए होता है, एक 364 दिन के लिए होता है। मतलब मैक्सिमम 1 साल के लिए होता है। और जो प्रतिभूति ट्रेजरी बिल जो होता है वो हमेशा बट्टे पर जारी किया जाता है। बट्टे पर मतलब अंकित मूल्य से भी कम मूल्य पर जारी किया जाता है। अब आगे हम देखते हैं दीर्घकालिक सरकारी प्रतिभूति। इसकी अवधि जो होती है वो 1 साल से ज़्यादा होती है। इसको सरकारी बॉन्ड भी कहा जाता है। सरकारी बॉन्ड जो होता है उसे सॉवरिन बॉन्ड भी कहा जाता है, जो भी हाल में चर्चा में था। हमारी वित्त मंत्री ने सॉवरिन बॉन्ड का बजट में प्रयोग किया था। अब हम इसके आगे देखते हैं। इसको सॉवरिन बॉन्ड भी कहा जाता है इसलिए क्योंकि सरकारी बॉन्ड की रेटिंग नहीं होती है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां जो जोखिम के आधार पर निजी प्रतिभूतियों की रेटिंग करती हैं, जिससे यह पता लगता है कि संबंधित निजी प्रतिभूतियां कितनी सुरक्षित हैं। भारत में 4 प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मानी जाती हैं। भारत में जो है वो 4 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं। पहली है क्रिसिल, इक्रा, केयर, फिच। भारत की जो रेटिंग एजेंसी है वो है क्रिसिल, इक्रा, केयर, फिच। और जो वर्ल्ड में है वो है S&P,
और दूसरा मूडीज़। 2 है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी विश्व में, और भारत में जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी 4 है, क्रिसिल, इक्रा, केयर, फिच। इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। सरकार सरकारी बॉन्ड द्वारा आम जनता से उधार लेती है। सरकारी बॉन्ड किसे कहा जाता है? जिस बॉन्ड पर सरकार आम जनता से उधार लेती है। सरकारी बॉन्ड पर दिए जाने वाला जो ब्याज होता है, सरकारी बॉन्ड पर जो ब्याज दिया जाता है उसे कूपन कहा जाता है, जो कि हर 6 महीने में देय होता है। हमने इधर देखा सरकारी प्रतिभूतियों को देख लिया फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं निजी प्रतिभूतियाँ। निजी प्रतिभूतियाँ अल्पकालिक होती हैं, जिसका प्रयोग निजी कंपनी या निजी लोग बाजार से उधार लेने के लिए करते हैं। निजी प्रतिभूतियों में हमेशा ही जोखिम होता है, इसलिए उनकी प्रतिभूतियों को हमेशा जोखिम के आधार पर रेटिंग किया जाता है। निजी प्रतिभूतियों में क्या होता है? जोखिम होता है, इसीलिए उनका प्रयोग हमेशा जोखिम के आधार पर रेटिंग किया जाता है। निजी प्रतिभूतियों को भी 2 वर्गों में बांटा जाता है, एक अल्पकालिक होता है, एक दीर्घकालिक होता है। अल्पकालिक निजी प्रतिभूति जो होती है उसको वाणिज्यिक प्रपत्र कहा जाता है, और दीर्घकालिक जो निजी प्रतिभूति होती है उसे बॉन्ड या डिबेंचर कहा जाता है। बॉन्ड या डिबेंचर कहा जाता है। अब एक सिचुएशन आती है क्राउडिंग आउट की सिचुएशन। तो क्राउडिंग आउट की सिचुएशन क्या होती है फ्रेंड्स? जब सरकारी प्रतिभूतियों में निवेशक ज़्यादा निवेश करते हैं तो निजी कंपनियों के लिए बाजार में फंड की कमी हो जाती है। जैसे सरकारी प्रतिभूतियों में लोग ज़्यादा निवेश करने लगेंगे तो जाहिर सी बात है निजी कंपनियों के लिए बाजार में फंड की कमी हो जाएगी तथा उन्हें ज़्यादा ब्याज दर में बाजार से उधार लेना पड़ेगा। इस स्थिति को क्राउडिंग आउट की स्थिति कहा जाता है। इससे बाजार में मुद्रास्फीति बढ़ने का खतरा भी बढ़ता है, मुद्रास्फीति बढ़ भी जाती है। इस सिचुएशन को कहा जाता है क्राउडिंग आउट की स्थिति। अब हम अगला कार्य देखते हैं आरबीआई का। आरबीआई का अगला कार्य है, आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। आरबीआई इस कार्य के अंतर्गत 2 मुख्य कार्य करता है। यह जमा स्वीकार करता है बैंकों से और बैंकों को ऋण देता है। आरबीआई बैंकों का अंतिम ऋणदाता होता है। आरबीआई जो होता है ये बैंकों का अंतिम ऋणदाता होता है। बैंकों के लिए जमा उसकी देयता होती है, जबकि निवेशक के लिए जमा उसकी परिसंपत्ति होती है। जैसे बैंक जो ऋण देता है वही तो उसकी जमा होगी, क्योंकि लोग उसको रिटर्न करेंगे, और जो निवेशक का होता है उसकी जमा क्या होती है? परिसंपत्ति होती है, क्योंकि संपत्ति उसका वो होता है। सरकार का एजेंट जो होता है आरबीआई होता है। आरबीआई को सरकार का एजेंट भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत आरबीआई विभिन्न वैश्विक वित्तीय संस्थानों के विभिन्न सम्मेलनों में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लेता है। सरकार जो होता है वो सरकार का एजेंट आरबीआई होता है, जो कि वैश्विक संस्थानों में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लेता है। आरबीआई समाशोधन गृह का भी कार्य करता है। समाशोधन गृह का मतलब क्या होता है? क्लियरिंग एजेंसी। क्लियरिंग एजेंसी का भी कार्य करता है। इस कार्य के अंतर्गत आरबीआई यह सुनिश्चित करता है कि सभी जारी चेकों का भुगतान निर्दिष्ट समय में हो, जबकि चेक के क्लियरिंग का कार्य भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई। चेक के क्लियरिंग का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? एनपीसीआई के द्वारा किया जाता है। क्लियरिंग एजेंसी का कार्य जो करता है आरबीआई करता है, लेकिन जो चेक की क्लियरिंग होती है उसका कार्य एनपीसीआई करता है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा किया जाता है। अब हम आइए देखते हैं फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं। तो इसकी स्थापना जो हुई थी 2008 में हुई थी सरकार, आरबीआई और 10 निजी बैंकों के द्वारा। सरकार, आरबीआई और 10 निजी बैंक जो हैं मिलकर किया था इसकी स्थापना। इसकी स्थापना जो स्टार्ट हुई थी वो 300 करोड़ की पूंजी के साथ स्टार्ट हुई थी। यह एक गैर लाभकारी संगठन है। इसे अम्ब्रेला संगठन भी कहा जाता है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है अम्ब्रेला संगठन किसे कहा जाता है? तो कौन सा? एनपीसीआई को। तो इसके कार्य जो हैं, यह देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है। यह डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए इसने कई सारे ऐप भी बनाए हैं। जैसे ऐप में आ जाता आईएमपीएस। आईएमपीएस का मतलब इमीडिएट मनी पेमेंट सिस्टम, यूपीआई, यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस,
भीम का भारत इंटरफेस फॉर मनी। रुपए का निर्माण, रुपए का जो निर्माण किया था एनपीसीआई ने ही किया था। जनधन खाते के साथ उपलब्ध, और रुपए का निर्माण जनधन खाते के साथ जो उपलब्ध हो सके उसका निर्माण किसने किया था? एनपीसीआई ने। देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एनपीसीआई ने खाता धारकों के लिए रुपए डेबिट कार्ड का निर्माण कर रहा है, जिससे जनधन खाते के साथ इसे उपलब्ध कराया जाए। जनधन खाते में 1 लाख की दुर्घटना बीमा एनपीसीआई द्वारा ही दिया जाता है। जो जनधन खाता जो होता है उसमें जो 1 लाख की दुर्घटना बीमा हमें मिलती है वो एनपीसीआई ही देता है, हमें एनपीसीआई द्वारा ही दिया जाता है। देश के सभी एटीएम को आपस में जोड़ने का जो कार्य हुआ है उसको भी एनपीसीआई ने ही किया है। वर्तमान में सभी बैंकों के चेक सीटीएस द्वारा प्रमाणित होते हैं, जो कि एनपीसीआई द्वारा संचालित है। सीटीएस का मतलब होता है चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम। ये इसका स्टार्टिंग हुआ था 2010 से, सीटीएस 2010 से स्टार्ट हुआ था। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं तो वे संस्थान अब हम फ्रेंड्स आगे देखते हैं वे संस्थान जिन पर आरबीआई का पूर्ण स्वामित्व होता है। तो जिन पर आरबीआई का पूर्ण स्वामित्व होता है वो है, पहला है नेशनल हाउसिंग बैंक, दूसरा है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, भारतीय रिजर्व बैंक नोट प्रिंटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये जो 3 संस्थान है इस पर आरबीआई का पूर्ण स्वामित्व होता है। एक है नेशनल हाउसिंग बैंक, दूसरा है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, तीसरा है भारतीय रिजर्व बैंक नोट प्रिंटिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो इसका अगला कार्य देखते हैं फ्रेंड। आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक भी माना जाता है, फॉरेक्स। आरबीआई जो होता है ये विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक भी माना जाता है, फॉरेक्स। विदेशी मुद्रा भंडार जो होता है, विदेशी मुद्रा भंडार की अगर हम बात करें तो ये 4 मदों से मिलकर बना होता है। पहला होता है विदेशी मुद्रा संपत्ति, जिसमें डॉलर ज़्यादा होता है। दूसरा होता है स्वर्ण, तीसरा होता है विशेष आहरण अधिकार, और चौथा होता है आईएमएफ के पास रिजर्व। ये जो 4 होते हैं ये विदेशी मुद्रा भंडार के मद होते हैं। क्वेश्चन इससे यह भी बन सकता है कि ऑप्शन दे देगा, कह देगा निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी मुद्रा भंडार की मद नहीं है। इसमें से 3 दे देगा, कोई अलग दे देगा। तो सिर्फ 4 ही हैं जो कि विदेशी मुद्रा भंडार की मदें हैं, बाकी जो अलग दिया रहेगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम एसडीआर की बात करें, तीसरा विशेष आहरण अधिकार एसडीआर की बात करें तो ये आईएमएफ की मुद्रा है, जिसे 1970 में शुरू किया गया। इसे कृत्रिम मुद्रा भी कहा जाता है। एसडीआर बास्केट 2016 से पहले 4 मुद्राओं को शामिल करता था। जो एसडीआर बास्केट था वो 2016 से पहले सिर्फ 4 मुद्राओं को शामिल करता था, डॉलर, पाउंड, यूरो, येन। लेकिन 2016 के बाद इसने रेनमिनबी को भी शामिल किया। रेनमिनबी जो है उसे चीनी युआन भी कहा जाता है। आईएमएफ के पास जो रिजर्व होता है उसकी अगर हम बात करें फ्रेंड, तो आईएमएफ के हर सदस्य 189 सदस्य हैं आईएमएफ के पास। तो आईएमएफ के हर सदस्य होने के नाते अनिवार्य रूप से एक निश्चित रिजर्व आईएमएफ के पास रखते हैं, जिसे आवश्यकता पड़ने पर हर सदस्य देश 1 साल में 4 किस्तों में निकाल सकते हैं। जो आईएमएफ होता है फ्रेंड्स उसमें 189 सदस्य होते हैं, और सदस्य होने के नाते उन्हें आरबीआई के पास अनिवार्य रूप से मुद्रा रखना होता है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर हर सदस्य देश 1 साल में 4 किस्त में निकाल सकता है। अब इसके आगे हम बात करें, और जो हम 4 किस्तों में निकाल सकते हैं तो इसे रिजर्व ट्रेंच भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे रिजर्व ट्रेंच भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आरबीआई अन्य वाणिज्यिक बैंकों के परिसंपत्तियों की तरलता, जो बैंकों के विलय, नए बैंक का सृजन तथा बैंकों के समापन का कार्य करती है। भारत में बैंकों की शाखा के विस्तार के लिए आरबीआई की अनुमति आवश्यक नहीं है। अगर जैसे भारत में कोई बैंक अपनी शाखा का विस्तार करना चाहता है तो उसमें आरबीआई की सहमति आवश्यक नहीं होती है। ज़रूरी नहीं है कि उसे आरबीआई की सहमति
हो, बैंकों की शाखा का विस्तार कर सकते हैं विदेशों में। लेकिन अगर यही विदेशों में लागू किया जाए तो विदेशों में जो है आरबीआई की सहमति ज़रूरी होता है। आरबीआई नेक्स्ट इसका देखते हैं हम कार्य। आरबीआई जो होता है विनिमय दर का नियमन करता है, लेकिन देश में सिर्फ भारत में ही मतलब आरबीआई विनिमय दर का नियमन करता है, निर्धारण नहीं करता है, सिर्फ नियमन करता है। फ्रेंड्स, ये ध्यान देने वाली बात है कि आरबीआई जो होता है विनिमय दर का नियमन करता है, निर्धारण नहीं करता है। 1971 से 1990 तक यह निर्धारण भी करता था, लेकिन 1990 के बाद से यह सिर्फ नियमन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई नेक्स्ट कार्य देखते हैं इसका। आरबीआई व्यापारी छूट दर का निर्धारण करता होता है। आरबीआई जो होता है वह व्यापारी छूट दर का निर्धारण करता होता है। अब बात करते हैं हम व्यापारी छूट दर क्या होती है। तो व्यापारी छूट दर वह होती है फ्रेंड्स, एक प्रकार का शुल्क होता है जो बैंक उन व्यापारियों पर लगाता है जो भुगतान पीओएस मशीन मतलब पॉइंट ऑफ सेल, डेबिट या क्रेडिट कार्य द्वारा लेते हैं। जो व्यापारी छूट दर होती है वह एक प्रकार की शुल्क होती है जो बैंक उन व्यापारियों पर लगाता है जो भुगतान मतलब पेमेंट जो पीओएस पॉइंट ऑफ सेल, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के द्वारा लेते हैं। व्यापारी इस शुल्क का बोझ ग्राहकों पर डाल देते हैं। सरकार देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना चाहती है, अतः जनवरी 2018 में सरकार ने यह निर्णय लिया कि अगले 2 साल तक डेबिट कार्ड द्वारा 2000 रुपये के भुगतान पर लगने वाले एमडीआर शुल्क का वहन व्यापारी की जगह स्वयं सरकार करेगी। मतलब 2000 रुपये से ज़्यादा 2000 रुपये तक अगर हम कोई भी भुगतान करते हैं तो जो एमडीआर शुल्क लगता है उस पर उसका वहन सरकार खुद करेगी, स्वयं करेगी। साथ ही 2019 में यह भी तय किया कि जिन व्यापारियों का सालाना कारोबार 20 लाख रुपए से कम है, मतलब जो व्यापारी सालाना 20 लाख रुपए से कम का कारोबार करते हैं उन पर सिर्फ 0.4% एमडीआर लगेगा। क्यूआर कोड अगर उन्होंने वो यूज़ करते हैं तो 0.3। जिन व्यापारियों का कारोबार 20 लाख से ज़्यादा है उन पर अधिकतम 0.9%, अगर क्यूआर कोड है तो 0.8 का शुल्क लगाया जाएगा। आरबीआई एमडीआर शुल्क का निर्धारण करता है। जो एमडीआर शुल्क होता है उसका निर्धारण आरबीआई करता है। आरबीआई देश में मौद्रिक नीति का निर्माण करता है। सस्ती मौद्रिक नीति, 2 प्रकार की मौद्रिक नीति का निर्माण, सस्ती मौद्रिक नीति, महंगी मौद्रिक नीति। आरबीआई जो होता है वो देश में मौद्रिक नीति का निर्माण करता है, एक सस्ती मौद्रिक नीति, एक महंगी मौद्रिक नीति। आरबीआई जो होता है वो देश में साख नियंत्रण का भी कार्य करता है, लेकिन साख सृजन का कार्य आरबीआई नहीं करता है। साख सृजन का कार्य किसके द्वारा होता है? वाणिज्यिक बैंक द्वारा। इसके आगे हम देखते हैं फ्रेंड्स बैंक रेट।